हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक विच इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ओके, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, मतलब एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। तो द सीरीज, ऐसी कोई सीरीज इन विच द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म के रेशियो अगर हमेशा ही कांस्टेंट रहते हैं जिस सीरीज में, तो उस सीरीज को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, लिखते हैं सीरीज इन विच रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म, ठीक है ना, टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। वैसे इसकी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, इज कॉल्ड जीपी, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसी एक सीरीज जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म के रेशियो अगर कांस्टेंट रहते हैं पूरी सीरीज में, है ना, पूरी सीरीज में, तो उसको हम जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं उस सीरीज को। ठीक है, वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, और उस रेशियो को क्या बोलते हैं, तो उस रेशियो को बोला जाता है कांस्टेंट रेशियो, जो भी है ना, उस कांस्टेंट रेशियो को बोला जाता है, बस वही रेशियो, है ना। कांस्टेंट रेशियो हमेशा ही होता है आर, उसको कांस्टेंट रेशियो या फिर कॉमन रेशियो क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो हमेशा ही कॉमन रहता है, वो रेशियो हमेशा ही कॉमन रहता है हर एक टर्म में, हर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में रेशियो जो है ना वो हमेशा ही कॉमन रहता है, इसलिए उसको कॉमन रेशियो बोला जाता है और उसका नाम हम देंगे आर। ठीक है, तो से समझ लो एक कोई सीरीज बना ले, से कोई हम पहला टर्म ले ले ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए ले ले, तो अगर मैं दूसरा टर्म ए आर लेता हूं, तो देखो ये ए आर एंड ए, ये दोनों के बीच का रेशियो क्या हो गया, देखो आर, ए कैंसिल हो गया, रेशियो क्या हो गया आर, है ना। तो थर्ड टर्म में क्या ले लेता हूं, ए आर स्क्वायर। अगेन यू कैन सी थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर एंड सेकंड टर्म ए आर, उन दोनों का रेशियो भी क्या हो गया देखो, तो आर, है ना। अब फोर्थ टर्म में ले लेता हूं ए आर रेस टू थ्री, ठीक है, ए आर रेस टू थ्री। तो ये सभी टर्म इस तरह से मैं ले रहा हूं ताकि रेशियो क्या रहे, आर कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो हर एक बार मैं आर आर से मल्टीप्लाई कर लूं तो वो हमेशा ही सीरीज किसकी होगी, ज्योमेट्रिक की होगी, है ना। किसी कोई कांस्टेंट नंबर से मैं अगर किसी पर्टिकुलर सीरीज में मल्टीप्लाई करते रहूं हर एक बार, तो वो एक कॉमन रेशियो वाली सीरीज बन जाएगी जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का रेशियो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है ना। T2 रेशियो कैसे लेना है बताया ना आपको, T2/T1 या फिर T3/T2 या फिर T4/T3, है ना। ये रेशियो करते करते सीरीज चलती जाएगी ए आर रेस टू। अब यहां पे ए आर रेस टू कौन सा टर्म ले, समझ लो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म है। ओके, तो आप देख सकते हो अगर समझ लो फिफ्थ टर्म ले रहा हूं तो यहाँ पे पावर 4 है, फोर्थ टर्म ले रहा हूं तो पावर 3 है, मतलब एक पावर कम है हमेशा ही। थर्ड टर्म ले रहा हूं तो पावर 2 है। इट मीन्स व्हाट कि अगर मैं nth टर्म ले लूं तो पावर क्या होगा, एक कम, मतलब n-1। तो ये तो खत्म हो गया ना, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला बन गया कौन सा, Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू आर रेस टू n-1। याद करो एपी में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a इंटू आर रेस टू n-1। तो जितना फॉर्मूला वहां पे ये काम आ रहा था उतना ही फॉर्मूला ये काम आएगा, याद रखना इसको कंपलसरी, है ना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस सीरीज। जैसे यहाँ पे ये Tn मैक्सिमम यूज होता हुआ फॉर्मूला है, वैसे ही यहाँ पे जीपी में Tn nth टर्म का फॉर्मूला मैक्सिमम यूज होगा। ठीक है, एंड रेशियो को मैं क्या बोल रहा हूं, रेशियो हमेशा ही क्या होगा, T2/T1 या फिर T3/T2, ये सब कुछ कांस्टेंट रहता है। और रेशियो हमेशा ही ऐसे लेना है, याद रखना भाई, रेशियो कैसे लेना है, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में T2/T1, T3/T2, T4/T3, मतलब आगे वाला टर्म उसके बाद पीछे वाला टर्म, है ना। तो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म विथ थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म देन डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। इस तरह से आप रेशियो ले सकते हो, और कोई भी रेशियो लो अगर वो हमेशा ही कांस्टेंट है तो वो सीरीज हमेशा ही जीपी है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। फिर ये nth टर्म का फॉर्मूला, फिर
एपी में जैसे हमने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, फिर एसएम सम का फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, समेशन ऑफ दी एपी, समेशन ऑफ द टर्म ऑफ एपी, वैसे ही समेशन ऑफ द टर्म ऑफ जीपी, मतलब इसके लिए सम का फॉर्मूला क्या होगा, से मैं nth टर्म है n टर्म के समेशन का फॉर्मूला फाइंड करना चाहता हूं, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर रेस टू n माइनस 1, है ना। तो इसका फॉर्मूला अगर मुझे बनाना है, Sn की वैल्यू अगर मुझे क्रिएट करनी है, तो ये छोटी सी प्रोसीजर आपको दिखा रहा हूँ। वैसे प्रोसीजर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ नॉलेज के लिए एक प्रोसीजर दिखा रहा हूँ जिससे आप Sn का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। तो प्रोसीजर ऐसी है कि वही Sn वापस एक बार लिख लो, बट लिखो ऐसे कि एक स्टेप आगे चला जाए, है ना। क्या किया देखो, मैंने एक स्टेप आगे भेज दिया सबको, यही स्टेप लिखे बट थोड़ा गैप में लिखा है, मतलब एक एक स्टेप आगे लिख दिया, है ना। पहले स्टार्टिंग में 0 लिख के कर दिया, चलेगा ना। ये भी Sn है और ये भी Sn है, बस लिखा मैंने एक स्टेप आगे है, बराबर। और ये पता चल रहा है ना, ये nth टर्म है और ये उसके आगे वाला टर्म, जैसे यहाँ पे n-1 है तो उसके आगे क्या होगा, n-2 होगा ना। पावर जैसे हम पीछे जाएंगे वैसे वैसे पावर कम होते जाएंगे, डेफिनेटली यहाँ पे n-1 पावर है तो यहाँ पे n-2, जैसे यहाँ पे 2 पावर है तो ये 1 पावर, फिर यहाँ पे r का पावर 0 होता है ना। मतलब जैसे हम पीछे जाएंगे वैसे वैसे पावर कम होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे n-1 पावर है लास्ट टर्म में, तो उसके आगे n-2 पावर होगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का मुझे ये दोनों के बीच में मुझे यूज़ करना है एलिमिनेशन रूल जैसा ही एक पैटर्न, जैसी ही एक पैटर्न से मुझे इसमें ना एक r मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं r मल्टीप्लाई कर देता हूँ साथ में, ओके। तो ये पूरे में r मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा r ए आर, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए आर रेस टू n-1 और ये हो जाएगा ए आर रेस टू n। समझ में आया मैंने क्या किया, इस पूरी Sn को r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो मैंने 0 पहले लिख दिया, फिर इसको r से मल्टीप्लाई किया तो बन गया ए आर, फिर ये ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, वैसे ही ये टर्म जो होगा वो ए आर रेस टू n हो जाएगा, और उसके आगे वाला टर्म जिसमें पावर ए आर रेस टू n-1 था, n-2 था, वो हो जाएगा n-1, एक r बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मैं सब्ट्रैक्शन यूज कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन यूज करने पे क्या होगा, देखो ये सब कुछ कैंसिल हो रहा है, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, Sn माइनस आर Sn इक्वल टू, ये पहले में a माइनस 0 मतलब a प्लस ये सब कुछ कैंसिल और ये भी कैंसिल, देखो लास्ट में बचा ए आर रेस टू n, हाँ ये भी नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव है ना, तो ये भी नेगेटिव, तो माइनस ए आर रेस टू n, ठीक है। इन दोनों में Sn कॉमन निकाल लो, Sn इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू a कॉमन निकाल लो 1 माइनस आर रेस टू n, हेंस Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेस टू n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला फाइनली, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, a इंटू आर रेस टू n-1 बाई r-1। मैंने आगे भी मतलब दूसरे कोई चैप्टर में भी मैंने इस तरह का फॉर्मूला आपको दिखा दिया होगा, माइट बी जेडब्ल्यू के लेक्चर में, क्योंकि कभी कभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज बाय चांस कहीं पे यूज हो जाती है, और मैंने वहां पे इस तरह का फॉर्मूला आपको लिख के दिखाया होगा सिर्फ कि ये जीपी का और Sn का फॉर्मूला है, सिर्फ याद रखो हम ये सीरीज सीक्वेंस चैप्टर में पढ़ेंगे, ऐसा बता के मैंने ये सिर्फ फॉर्मूला बता दिया होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रूव करके दिखाया है दैट Sn इक्वल टू n टर्म ऑफ जीपी, n टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू क्या होगा भाई, a इंटू आर रेस टू n-1 बाई r-1। प्रोसीजर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेस से हम कोई क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो कौन से, तो इस जीपी में नहीं लेकिन एजीपी में। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, हम लोग कुछ 4-5 टाइप की सीरीज पढ़ेंगे, एपी बराबर, फिर जीपी, एपी हमने पढ़ ली, जीपी हम पढ़ रहे अभी, फिर एचपी बताया था, फिर एजीपी बताया था। तो एजीपी में हम इसी प्रोसीजर को यूज करेंगे, तो याद रखना इस तरह की प्रोसीजर है जिसमें हम पूरी सीरीज को r से मल्टीप्लाई करके फिर अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड अगेन इस तरह की फॉर्मेट में आंसर लाएंगे, बराबर। तो एजीपी में कुछ ऐसे ही फॉर्मेट है, तो वो एजीपी में ये प्रोसीजर लगाने वाले हैं, तो याद रखना इस प्रोसीजर को सिर्फ कि भी किस तरह से प्रोसीजर अप्लाई हो रही है। वैसे यहाँ पे वापस एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कंपलसरी क्वेश्चन ही इसी प्रोसीजर से सॉल्व होगा, फिर उसके बाद लास्ट में मिसलेनियस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी 5 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, उसमें से हमने एपी खत्म कर दी है, जीपी हम कंटिन्यू जीपी हमने स्टार्ट की, ओके। तो 2 फॉर्मूला, एक टीएन का
और ये एक Sn का, ये दो फॉर्मूला अभी तक याद रखने हैं। ओके हाँ, और इस फॉर्मूला में R की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर R की वैल्यू 1 हो गई तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, है ना। तो एक्चुअल में R की वैल्यू 1 नहीं लगेगी, मतलब ये R इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला है। बट अगर बाई चांस R इक्वल टू 1 हो गया तो अगर बाई चांस R इक्वल टू 1 हो जाता है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, तो फॉर्मूला बन जाएगा Na। क्या होगा, Na। अब ऐसा क्यों, तो सोचो कि R इक्वल टू 1, मतलब सीरीज हमारी कैसी हो जाएगी, पहला टर्म A था, फिर AR था, बट R इक्वल टू तो 1 हो गया, मतलब A हो गया। दूसरा टर्म AR स्क्वायर, बट R इक्वल टू 1 है, मतलब A हो गया। तीसरा AR क्यूब, मतलब R इक्वल टू 1 है तो A हो गया। तो ये सबका समेशन कितने टर्म होंगे भाई, अगर हम n टर्म का समेशन फाइंड करना चाहते हैं तो इस तरह के n टर्म्स होंगे। डेफिनेटली इस तरह के n टर्म्स है, सबका समेशन क्या होगा, Na। इसलिए अगर सभी टर्म में रेशियो अगर 1 है तो हम इस फॉर्मूला से आंसर नहीं बना सकते ना। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला में R इक्वल टू 1 रखने पे अनडिफाइन हो जाता है। इसलिए R इक्वल टू 1 है तो फॉर्मूला ये है अल्टीमेटली, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर R इज नॉट इक्वल टू 1, बट इफ R इक्वल टू 1 देन फॉर्मूला इज लाइक दिस। ओके, ये सिर्फ आपको फॉर्मूला की फॉर्मेट दिखाने के लिए। वैसे तो R इक्वल टू 1 आएगा नहीं, और अगर बाई चांस R इक्वल टू 1 आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये तो सीरीज ए, मतलब कोई पर्टिकुलर नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। आप खुद ही ये नहीं सोचोगे कि ये जीपी है, डायरेक्टली आंसर बना दोगे, है ना। तो इट मीन्स कि भी अगर आपके पास कोई दूसरी हिंट नहीं है और R इक्वल टू 1 नहीं है तो आप डेफिनेटली यही फॉर्मूला सोचोगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एक नोट्स देख लेते हैं छोटी सी। नोट्स क्या है कि अगर से मेरे पास एक सीरीज है ऐसी a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर बराबर प्लस AR क्यूब अप टू इनफाइनाइट। अगर ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, समझ लो ये सीरीज हमारी जो ऊपर थी ना वो तो कोई n टर्म तक जा रही थी, बट अगर वो इनफाइनाइट तक जा रही है एंड अगर मुझे फॉर्मूला क्रिएट करना है तो इसका फॉर्मूला याद रख लो अभी तो फिलहाल, a बाई R माइनस 1। क्यों याद रखना है, सॉरी R माइनस 1 नहीं, 1 माइनस R। क्यों याद रखना है आपको, क्योंकि इस फॉर्मूला को बनाने के लिए लिमिट चैप्टर का यूज एक्चुअल में करना होता है। इसलिए बनाने की प्रोसीजर भी मैं फिलहाल नहीं दिखा रहा हूँ, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखवा देता हूँ कि इसके लिए फॉर्मूला है ये इनफाइनाइट जीपी। इसके लिए है इनफाइनाइट जीपी, फॉर इनफाइनाइट जीपी, ठीक है ना, फॉर इनफाइनाइट जीपी। क्यों इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। जीपी में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a बाई 1 माइनस R, है ना। और यहाँ पे कंपलसरी R की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं चलेगी, 1 से -1 से कम भी नहीं चलेगी, ठीक है, ये याद रखना। अगर R की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, है ना, छोटी सी एक यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ R इज ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू -1, देन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज नॉट पॉसिबल, है ना। नॉट पॉसिबल मतलब सोचना ही नहीं है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज नॉट पॉसिबल, सोचना ही नहीं है ना। तो कोई बोलेगा सर इसके लिए कुछ है, मतलब इसलिए मैंने लिख दिया नॉट पॉसिबल, वरना क्या बोलेंगे कि भाई R इक्वल टू 1 से बड़ा है -1 से छोटा है तो क्या, तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है तो फॉर्मूला कहाँ से बनाएंगे, है ना। सम इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, सम इज नॉट पॉसिबल। अब ऐसा क्यों, तो सोचो कि समझ लो S इक्वल टू से अगर R की वैल्यू मैंने 2 ले ली, बराबर, स्टार्टिंग में मैंने 5 ले लिया, फिर R की वैल्यू 2 ले ली, मतलब क्या हुआ देखो, फर्स्ट टर्म A है, ठीक है, फर्स्ट टर्म A होता है, फिर 5 इंटू 2 10, फिर 2 अगेन मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 20 40 ऐसा होगा ना। तो 5 फिर 10 फिर 20 फिर 40 फिर 80 फिर 160 ऐसे चला जाएगा। ये आप देख सकते हो दो टर्म के बीच का रेशियो 2 है, देखो 40/22 80/42, यहाँ पे 160 है भाई, 160/82 बराबर, मतलब ये 2 रेशियो वाली एक जीपी है, बराबर। क्या इसका समेशन इनफाइनाइट टर्म के लिए पॉसिबल होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमेशा इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, इसका इनफाइनाइट नंबर का टर्म जो होगा वो तो इनफाइनाइट खुद हो जाएगा। सो डेफिनेटली एडिशन इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई R की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है ना तो ये हमेशा ही इंक्रीजिंग जीपी होती है। तो चलो यहाँ पे दूसरी एक नोट हो गई, है ना, दूसरी एक नोट हो गई, ये नोट फर्स्ट, ठीक है। सेकंड नोट,
फॉर जीपी है ना, फॉर, ये जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट है, फॉर एनी जीपी, फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर एनी जीपी, इफ आर इज ग्रेटर देन 1, बराबर, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है देन इट इज इंक्रीजिंग जीपी, वो हमेशा ही बढ़ती जाएगी। एंड अगर इफ आर इज लेस देन 1, बराबर, लेस देन 1 मतलब अगर ऐसा सोचो कि 0 से 1 के बीच में, देन जीपी, देन इट इज डिक्रीजिंग जीपी। मेरे ख्याल से आपको पता चल रहा होगा ये डिक्रीजिंग क्यों है, इंक्रीजिंग क्यों है, आप चेक कर सकते हो। समझ लो, इसका तो मैंने एग्जांपल ले लिया 5, 10, 20, बराबर। इसका अगर एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो। समझ लो मैंने स्टार्टिंग में 5 रखा, फिर मैं अगर रेशियो की वैल्यू ले लेता हूँ 1/2, तो 1/2 हर बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर यहाँ पे 1/2 अगेन मल्टीप्लाई, अगेन 1/2 मल्टीप्लाई, अगेन 1/2 मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हो ये सीरीज हो गई जीपी, जिसमें आप देख सकते हो रेशियो हमेशा ही 1/2 होगा, बराबर। तो अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है एंड अगर आप सीरीज देखोगे तो वो हमेशा ही क्या होगी, डिक्रीजिंग होती हुई दिखाई देगी, है ना। तो ये आपको अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख सकते हो इस पर्टिकुलर डिक्रीजिंग जीपी का, ठीक है। ये डिक्रीजिंग जीपी है, दिस वन इज डिक्रीजिंग जीपी, ओके। तो अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इंक्रीजिंग जीपी, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है, 0 से 1 से बीच में है तो डिक्रीजिंग जीपी। और नाउ आप सोच रहे हो कि सर आर की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, तो अगर आर की वैल्यू नेगेटिव है तो वो इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है। क्यों? कि समझ लो अगर मैं आर की वैल्यू -2 ले लूं, इफ आर इक्वल टू -2, बराबर, ये समझने के लिए सिर्फ, एंड स्टार्टिंग में समझ लो मैंने 5 ले लिया, तो 5 × -2 मतलब -10, फिर अगेन -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो +20, फिर अगेन -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा -40, +80, -160। तो आप देख सकते हो ये इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है। तो मैं यहां पे अलग से नोट लिख लूं, क्या लिखूंगा कि इफ r is less than 0 then gp will be neither increasing nor decreasing, बराबर, इंक्रीजिंग भी नहीं होगी, डिक्रीजिंग भी नहीं होगी। सी, ये सब कुछ मैं आपको जीपी के अंदर घुसाने के लिए कर रहा हूं भाई, है ना। जीपी एक्चुअल में क्या है, जीपी में क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या चीजें हम लोग सोच सकते हैं, है ना। ये सब कुछ इसके अंदर घुसने के लिए है, ताकि हमारे पास जीपी का थोड़ा बहुत बेस रहे कि क्या आर है, आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या नेचर होगा जीपी का, 1 से छोटी होगी तो जीपी का नेचर क्या होगा। और ये सब जो है ना, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट, बाई चांस अगर इन फ्यूचर आपको समझ में ना आए तो क्या करो, एग्जाम्पल सोचो, आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेके एक ए की वैल्यू कंसिडर करके एग्जाम्पल सोच लेना है, तुरंत आपको दिखाई देगा हाँ ये तो डिक्रीजिंग है, यहाँ पे भी तुरंत दिखाई देगा हाँ ये तो इंक्रीजिंग है, यहाँ पे भी आपको तुरंत दिखाई देगा हाँ ये तो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था -2, तो ये हो गया था 5, -10, बराबर, ये आपको तुरंत दिखाई देगा। अगर लिखना हो तो लिख सकते हो ये एग्जाम्पल अभी, बट नहीं लिखना है अपने एग्जाम्पल तो आप वो सीरीज को, ये स्टेटमेंट को इस तरह के एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ये 3 नोट, अगर 1 से बड़ी है तो इंक्रीजिंग जीपी, 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग जीपी। ये एग्जाम्पल है छोटा सा, इसके लिए भी एग्जाम्पल बता दिया था, बट अगर चाहो तो आप वो एग्जाम्पल बाजू में कहीं पे लिख सकते हो। अगर 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग भी नहीं होगी, इंक्रीजिंग भी नहीं होगी, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज ऐसा हो रहा है, देखो माइनस में गया प्लस हो गया, माइनस गया प्लस हो गया, इसलिए इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, ओके। तो ये दोनों हो गई नोट्स फर्स्ट एंड सेकंड फॉर इनफाइनाइट जीपी के लिए। ये फॉर्मूला याद रखना है ताकि कभी भी ये फॉर्मूला यूज कर सके, बराबर, जब भी जरूरत पड़े तब। -1 से 1 के बीच में क्यों लेना है, अगर इससे बाहर लेंगे तो वो सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स क्रिएट करेगी, बट वो सभी इनफाइनाइट टर्म्स में आंसर भी, टर्म भी बड़े आएंगे ना, नंबर भी बड़े आएंगे। जैसे समझ लो अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो ऐसी सीरीज बनेगी, है ना, ऐसी सीरीज बनेगी 1 से छोटी है तो, से यहाँ पे 0.5 लिया, बराबर। तो यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी पॉसिबल होगी, इनफाइनाइट जीपी का एडिशन पॉसिबल होगा कब, जब आर की वैल्यू 1 से छोटी -1 से बड़ी, तो यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी का एडिशन पॉसिबल है ना। क्यों? क्योंकि इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे इनफाइनाइट डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे आंसर कम होते होते 0 हो रहा है, देखो। तो एटलीस्ट इसका कुछ ना कुछ आंसर तो मिलेगा, इसलिए जब भी इनफाइनाइट जीपी में आर 1 से छोटा हो तभी आंसर पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया जीपी का
बेस। तो ये नोट 1 हो गई, नोट 2 हो गई। अब नोट 3 देखते हैं। नोट 3 में क्या देखते हैं, चलो जैसे हम वो याद हो तो एपी में हमने एक ये नोट बताई थी क्या, कि अगर मुझे 3 टर्म एज्यूम करने हैं तो 3 टर्म्स ऑफ एपी बताया था, ए माइनस डी ए प्लस डी। तो 3 टर्म्स ऑफ जीपी क्या होगा, ए बाई आर ए एन ए आर। ठीक है, ये याद रखना। 4 टर्म्स क्या होगा, 4 टर्म्स क्या होंगे, तो 4 टर्म्स होंगे ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर खुद, फिर ए आर एंड ए आर क्यूब। जैसे वहां पे भी हमने ए माइनस 3D बताया था, फिर ए माइनस डी ए प्लस 3D। वैसे ही यहाँ पे देखो 3 मतलब पावर में भी 3 आ गया देखो। तो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। ठीक है, फिर 4 टर्म्स हो गए, फिर 5 टर्म्स। अगर 5 टर्म्स एज्यूम करने हो तो ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर ए आर स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ अगेन अगर 6 टर्म एज्यूम करने हो तो ए बाई आर रेस टू 5, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर ए आर क्यूब, ए आर रेस टू 5, है ना। और 2 टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा इस तरह से डाल देंगे, 6 टर्म होंगे तो। सो बस इतने जनरली यूज होते, ज़्यादा तो यूज होंगे नहीं, बट अगर बाई चांस अगर ज़रूरत पड़े तो मैंने बताया उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई थर्ड नोट। फिर फोर्थ नोट, अगेन वहाँ पर भी मैंने एक नोट्स बताई थी, से इफ से A1 A2 A3 A4 अप टू AN आर इन जीपी, बराबर। अगर समझ लो ये जो एन टर्म है ना वो जीपी में है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐड करने पे या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे वो जीपी रहेगी नहीं, तो कुछ मल्टीप्लाई करने पे यस, KA1 KA2 KA3 मतलब कुछ मल्टीप्लाई करने पे ये सीरीज जीपी रहेगी, यस, है ना। कुछ डिवाइड करने पे भी ये सीरीज जीपी रहेगी, मतलब जब मल्टीप्लाई करने पे रहेगी तो डेफिनेटली डिवाइड करने पे रहती ही है। वो मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा वहाँ पे डिवीजन की प्रॉपर्टी हमेशा ही लग जाएगी, बराबर। बट A1 प्लस और माइनस के, A2 प्लस और माइनस के अप टू AN प्लस और माइनस के आर नॉट इन जीपी। हाँ भाई, ये याद रखना, ये हमेशा ही जीपी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक नोट्स याद रख ली, फोर्थ नोट। फिर समझ लो 2 सीरीज है, एक A1 A2 A3 अप टू AN एंड दूसरी सीरीज है B1 B2 B3 अप टू BN, बराबर। ये दोनों जीपी में है। जैसे वहाँ पे भी मैंने एपी में इस तरह की नोट बताई थी, 2 सीरीज एपी में थी, यहाँ पे 2 सीरीज जीपी में है। तो अगेन उन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, डेफिनेटली नॉट इन जीपी। ओके, A2 प्लस और माइनस B2 अप टू AN प्लस और माइनस B1 आर नॉट इन जीपी। ठीक है, बट उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, है ना, या फिर डिवीजन, बराबर, या फिर डिवीजन A1 बाई B1 A2 बाई B2 अप टू AN बाई BN आर ऑलवेज इन जीपी, आर इन जीपी। ठीक है, ओके। तो ये आप एग्जाम्पल सोच के ये प्रॉपर्टी को भी आप समझ सकते हो। अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल सोच सकते हो ये दोनों के लिए, बराबर। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, एग्जाम्पल आपको पता है कैसे लेने होते हैं। समझ लो यहाँ पे मैंने 1 लिया, फिर 2, फिर 4। अगर 2 रेशियो लेते हैं तो 1 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, डबल करते जाओ, 2 मल्टीप्लाई करते जाओ। से 3 रेशियो ले रहा हूँ, अगर रेशियो में 3 ले रहा हूँ तो 3 मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना। तो देखोगे अगर 1 2 4 8 अगर वो जीपी में है तो सब में 10 मल्टीप्लाई करके देखो, 10 10 20 40 80 160 वो भी अगेन जीपी में ही होंगे, है ना। ये 1 2 4 8 था, ये 10 20 40 80 था। ऊपर की सीरीज में सिर्फ मैंने 10 मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल सोच के आप ये पर्टिकुलर सभी पॉइंट्स को समझ सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, और एक पॉइंट देखते हैं। से याद हो तो मैंने एपी में बताया था कि अगर ए बी सी एपी में है तो हम क्या लिखते थे भाई, 2B इक्वल टू A प्लस सी, है ना। वैसे ही अगर ए बी सी जीपी में है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, बराबर, तो हमको
एग्जैक्टली ये पॉइंट पता होना चाहिए। कौन सा? तो अगर 3 टर्म जीपी में है तो मैंने क्या बताया था, रेशियो सिमिलर होना चाहिए ना। तो बी एंड ए का रेशियो क्या होगा, बी बाई ए, वो हमेशा ही इक्वल होगा सी एंड बी के रेशियो से। कॉमन रेशियो हमेशा इक्वल होता है, कंसेक्यूटिव टर्म के कॉमन रेशियो हमेशा इक्वल होगा, बराबर। तो इससे हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब मिडिल वाले टर्म का पावर 2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। जैसे यहाँ पे मिडिल वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मिलता है, यहाँ पे मिडिल वाले टर्म का पावर 2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो ये जैसे यहाँ पे याद रखा है वैसे ही इसको यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। तो AP के लिए 2B इक्वल टू ए प्लस सी, GP के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ओके, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। फिर एक पॉइंट वहां पे मैंने वो भी बताया था, याद हो तो, सिमिलर है ना, AP के जो पॉइंट्स है ना वही सिमिलर पॉइंट यहाँ पे आएंगे। ऑलमोस्ट वही रूल्स आपको फॉलो करने हैं, बस जो चेंजेस है ना वो आपको देखना होता है। जैसे याद करो, अगर समझ लो A1 A2 A3 बराबर, A4 A5 A6 A7 A8, चलो ऐसे नाम ले लेता हूँ, 8 तक ही, कोई भी ले लो आप, 7 तक ले लो, 10 तक ले लो, 50 तक ले लो, R इन GP बराबर। अगर ये 8 टर्म GP में है तो फर्स्ट, जैसे वहां पे याद हो तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का समेशन इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म का समेशन इक्वल टू थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म का समेशन। वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू थर्ड लास्ट इक्वल टू A4 इंटू A5, ठीक है। ये दोनों क्लियर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर। एक मिनट, सॉरी, ये R स्क्वायर नहीं है, इस तरह से ही रखो, ये सभी कुछ इक्वल होगा, है ना। A1 इंटू A8 A2 इंटू A7, ये सब कुछ हमेशा ही इक्वल मल्टीप्लिकेशन देगा। जैसे वहां पे इक्वल एडिशन देगा वैसे ही यहाँ पे इक्वल मल्टीप्लिकेशन देगा, ठीक है। तो ये एक रूल्स भी याद रखना है आपको GP के लिए, जैसे AP में याद रखा था। ओके, तो बस इतने थियरी है छोटी मोटी, इतनी थियरी समझनी है आपको, और उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल से। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते चलो। से मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, समझ लो 2 बराबर, फिर 1/2, फिर 1/, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है भाई, 1/4। तो अगेन 1/4 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/8, फिर 1/32, 1/ कितना होगा, 32 इंटू 4 128 इंटू 4 क्या होगा, 128, मतलब 256 एंड 512 है ना। तो ये जो सीरीज है वो AP में है, दिस इज इन AP बराबर, ये AP सीरीज है। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर समझ लो 5 है, 25 है, 125 है, सबको 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे सीरीज में R क्या हो गया, 1/4, ठीक है। रेशियो 1/4 है, आप देख सकते हो। कोई भी दो टर्म के बीच का, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का रेशियो देख लेना, यू विल ऑलवेज गेट 1/4। ओके, यहाँ पे ये हो जाएगा, समझ लो 625 3125, इस तरह से देख रहे हो। ये अगेन R इक्वल टू 5, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, R इक्वल टू 5 है, रेशियो 5 है, आप देख सकते हो। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का मल्टीप्लिकेशन रेशियो देखोगे तो भी 5 मिलेगा, और वही 5 आप हर एक बार एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। से 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125 को 5 से मल्टीप्लाई किया 625। तो आपको ये दोनों चीज दिखाई देगी। कोई भी दो टर्म के रेशियो को भी आप R बोल सकते हो, और R हमेशा ही हर एक बार मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। से रेशियो कभी कभार नेगेटिव भी आ जाता है, समझ लो मैंने स्टार्टिंग में ले लिया 3, फिर आ जाएगा समझ लो -9, ओके, फिर +27, फिर -81, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर +243, -729। तो ये जो सीरीज है उसमें आप रेशियो देखोगे तो हमेशा ही -3 मिलेगा। देखो, चेक करो, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा, -3, -9/3 -3। इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा, -3। इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा, -3। यहाँ पे भी रेशियो -3। सो यू विल ऑलवेज गेट -3 एज अ रेशियो, एंड ऑलवेज यू विल फील दैट -3 हमेशा ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आगे वाला टर्म मिल रहा है। देखो, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -9, उसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +27,
उसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -81। सो लाइक दिस वी कैन इजीली फाइंड द डिफरेंट जीपी बाय टेकिंग डिफरेंट आर एंड डिफरेंट ए। सो अल्टीमेटली एपी जीपी एंड एपी दोनों के अंदर ए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, वहां पे कॉमन डिफरेंस, यही इंपॉर्टेंट होता है। एपी में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, जीपी में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं चलो ऑफिशियली क्वेश्चन से, ताकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पता चले, जीपी क्या है वो भी पता चले, है ना। डायरेक्टली एक्सरसाइज से चालू करते हैं, ताकि बीच में जो भी एग्जाम्पल बचेंगे डायरेक्टली बीच में जो भी एग्जाम्पल बचेंगे ना, वो सभी एग्जाम्पल अगर हो सकते हैं 9.3 से अगर कॉमन है तो वो एग्जाम्पल मैं होमवर्क में दे सकता हूँ। ठीक है, अगर कॉमन एग्जाम्पल है तो, अदरवाइज विल डू दैट एग्जाम्पल ऑल्सो, डोंट वरी। तो एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या लिखा है, फाइंड 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ दिस जीपी। ठीक है, चलो डीपी फाइंड करनी है, उसका 20th टर्म फाइंड करना है। पहले चलो nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा भाई, AR⁻n-1। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, a क्या है 5/2। ठीक है, इस पर्टिकुलर सीरीज में फर्स्ट टर्म a 5/2 है एंड r क्या है भाई, तो r कोई भी दो टर्म के रेशियो को r बोल सकते हैं। तो T2/T1 दैट इज इक्वल टू, एज यू कैन सी 5/4, नीचे 5/2, एज यू कैन सी 5 कैंसल, 2/4 विच इज 1/2। सो r इक्वल टू 1/2 रेज टू n-1। तो ये हो गया Tn, ये हो गया, क्या हो गया ये Tn। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड इज T20। तो बस इसमें n की जगह 20 रख दो, 5/2 इंटू 1/2 रेज टू 20-1 विच इज 19। ओके, सो अल्टीमेटली आंसर 5/2 रेज टू 20 ऐसा हो जाएगा ना। ये 2 रेज टू 19 था नीचे, और एक्स्ट्रा एक 2 जुड़ गया, तो ये बन गया 2 रेज टू 20। तो T20 हो गया 5/2 रेज टू 20। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं चलो। फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो ये डेटा दिया है, कौन सा, ये 8th टर्म दिया है एंड रेशियो दिया है। तो से a रेशियो इक्वल टू 2, कॉमन रेशियो इज 2 एंड 8th टर्म इक्वल टू 192। ठीक है, अब 8th टर्म का फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा भाई, AR⁻7, है ना, याद है ना, AR⁻n-1 मतलब 8-1, 8-1 मतलब क्या होता है 7। ठीक है, सो AR⁻7 इक्वल टू 192। ओके, आर की वैल्यू रख देते हैं, क्या है पे आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू है 2⁻7 इक्वल टू 192। सो a इक्वल टू 192/2⁻7 वो हो जाएगा 128, है ना। 192 को 2 से डिवाइड करने पे कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 96 और ये 64, फिर यहाँ पे 48 और ये हो जाएगा 32, दिस इज 24, this one is 8, 16, 12, 8, 6, 4, 3, 2। ओके, तो a इक्वल टू हो गया 3/2। क्या हो गया 3/2। सो नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड इज 12th टर्म। तो कोई भी चीज फाइंड करनी हो ना जीपी में, अगेन a एंड r अगर मिल गया तो हम जीपी आराम से फाइंड कर सकते हैं। जीपी के कोई भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं या फिर पूरी जीपी फाइंड कर सकते हैं। तो 12th टर्म फाइंड करना है, डेफिनेटली T12 इक्वल टू AR⁻n-1 मतलब 12-1 विच इज 11, a मतलब 3/2, r मतलब दिया था 2, है ना, 2 दिया था ना r, यस 2⁻11। सो 3 इंटू 2⁻10 हो जाएगा भाई, ये 1 2 कैंसिल होके, है ना, यहाँ पे 10 पावर बचेगा। 2⁻10 मतलब हो जाता है 1024। तो फाइनली आंसर बन जाएगा 4 3 12, 3 6, a + 1 7 एंड ये हो जाएगा 30। ओके, 3072 ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन 3 देखेंगे चलो। 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीपी इज गिवन रिस्पेक्टिवली, देन सो दैट Q² इक्वल टू PS, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले डेटा लिख देते हैं। T5 दिया है P, 8th टर्म दिया है Q, है ना, एंड 11th टर्म है S। ठीक है,
क्या है s। नाउ लेट मी यूज द फॉर्मूला T5 मतलब AR⁴ इक्वल टू P, AR⁴ इक्वल टू Q, AR⁴ इक्वल टू S। साइड में लिख लो लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू R। हमने ये एज्यूम किया है, इसलिए ANR हमने अपने हिसाब से यूज किया है, अपने हिसाब से चूज करके रख दिया है, बट वो लिखना पड़ेगा ना अपने हिसाब से। अब जब भी हम चूज करेंगे कोई भी नंबर या फिर कोई भी अननोन चीजें डालेंगे अंदर, तो साइड में लिखना पड़ता है ना कि भाई ये हमने यूज किया है, भाई फर्स्ट टर्म को A चूज किया एंड कॉमन रेशियो को R चूज करके यहाँ पे यूज किया मैंने। ओके, अब मुझे प्रूव क्या करना है, Q² इक्वल टू PS। ठीक है, Q² इक्वल टू PS। तो से मैं LHS इक्वल टू RHS से जाऊंगा तो भी हो जाएगा ना। LHS इक्वल टू क्या है, या फिर RHS से चालू करोगे तो भी चलेगा, मतलब RHS से थोड़ा इजी पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि RHS में क्या है P इंटू S है। P की वैल्यू क्या मिली, AR⁴ बराबर, S की वैल्यू क्या मिली मुझे, AR⁴ ठीक है। तो फाइनली A² R⁴15 है ना, A² R⁴15। हाँ सॉरी, यहाँ पे 10 था, क्यों, AR⁻10 आएगा बराबर, एक पावर कम बराबर ना, ये D11 इक्वल टू AR⁻10। सो दिस वन बिकम, मैंने सोचा ये 15 कहाँ से आ गया, ओके ये हो गया 10, सो ये हो गया 14। ओके, नाउ ये दोनों में मैं अगर AR⁻7 ले लूँ तो पावर 2 हो जाएगा, है ना, पावर 2, AR⁻7 का पावर 2, A² R⁻14 हो गया। तो AR⁻7 मतलब P, सॉरी Q, है ना, Q, तो ये हो जाएगा Q², हैंस इट इज LHS, हैंस प्रूव बराबर। RHS इक्वल टू LHS। RHS से जाओगे तो थोड़ा फायदा ज़्यादा होगा, LHS से जाओगे तो क्या होगा कि Q² था, समझ लो LHS में, फिर इस Q की वैल्यू रखोगे आप, फिर स्क्वायर कर दोगे, ये मिलेगा। फिर यहाँ से आपको इस तरह के दो पर्टिकुलर टर्म में इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत पार्टियाँ बिठाना पड़ेगा, P एंड S क्या है उसके हिसाब से। यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट करूँ, एक A एंड R का पावर 4 यहाँ पे दे दूँ, और एक दूसरा A और R का बाकी का 10 पावर दूसरे को दे दूँ, एंड उन दोनों ब्रैकेट को P एंड S का नाम दे दूँ। तो थोड़ा वो पार्टियाँ बिठाने जैसा लगेगा। बेटर है कि हम RHS से जाएंगे तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर बनाएंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते। फोर्थ टर्म ऑफ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। सो फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, एंड दूसरा डेटा दिया है A इक्वल टू -3। ओके, नाउ लेट मी अप्लाई फॉर्मूला ऑफ T4। T4 मतलब AR³ इक्वल टू T2 मतलब AR⁻1 उसका स्क्वायर, ठीक है। सो AR³ इक्वल टू A² इंटू R²। ओके, एक A कैंसल बराबर, और A को जब कैंसिल करूंगा तो उसकी जगह A रखूंगा, A इसकी जगह 0 रखूंगा बराबर। बट यहाँ पे A इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, वाई, बिकॉज A इक्वल टू -3 इज ऑलरेडी गिवन। सो डेफिनेटली A इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस वो डायरेक्टली कैंसिल, ऐसा सोच सकते हैं। वो वाला केस बनेगा नहीं, हमने कैंसिल कर दिया, है ना। A इक्वल टू 0 बनाया तो था, बट यहाँ पे मुझे पता चला A इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, वाई, बिकॉज A इज इक्वल टू -3 इज गिवन, ठीक है। सो हमने उसको कैंसिल करके बचाया क्या, R³ इक्वल टू R², सॉरी R³ इक्वल टू AR²। अगेन यहाँ पे भी दोनों साइड से R² कैंसिल कर लो तो R² इक्वल टू 0, और R² को कैंसिल करने के बाद बचेगा R इक्वल टू A। तो डेफिनेटली R² इक्वल टू 0 तो R इक्वल टू 0, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि R इक्वल टू 0 लेंगे तो वो सीरीज क्या बोलते हैं, सीरीज ही नहीं बनेगी ना। R इक्वल टू 0 लेंगे तो R इक्वल टू 0 रखने पे पूरी सीरीज निकल जाएगी, कोई टर्म ही नहीं बचेगा। A फिर उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, A समझ लो फर्स्ट टर्म है, फिर उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। इट मीन्स ये तो सीरीज ही नहीं बनेगी। सो R इक्वल टू 0 इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल इन GP। सो R इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स कि R इक्वल टू A बन गया।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। वापस एक बार, ए आर क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर, मैंने क्या किया, एक ए कैंसिल किया, एक आर स्क्वायर कैंसिल किया, बराबर, यहाँ पे बचा आर, यहाँ पे बचा एक ए, वही किया है, कैंसिल किया है। तब जब कैंसिल किया तो उसकी इक्वल टू 0 किया है। वो किस लिए किया, क्योंकि ये हम मैथमेटिक्स में इसलिए करते हैं ताकि उसकी अगर कंडीशन बाय चांस मिल जाती तो वो भी चेक करनी होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो वो दोनों कंडीशन लेके चेक किया तो वो डेफिनेटली पॉसिबल, नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन मिली, इसलिए फाइनली हमको r इक्वल टू ए जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही हम फाइनली हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो r इक्वल टू ए मिल गया, मतलब r की एंड a की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या हो गई भाई, r की एंड a की वैल्यू दोनों की वैल्यू हो गई -3। एंड नाउ इफ आई वांट टू फाइंड 7th टर्म, देन लेट मी फाइंड 7th टर्म। क्या होगा, a r रेस टू 6, a क्या है -3, r क्या है -3 का पावर 6, तो ये -3 रेस टू 7 एंड -3 रेस टू 7 मतलब याद करो -3 रेस टू 6 इंटू -3 ऐसा करके बना देते हैं। -3 का पावर 6 तो याद होता है जनरली स्टूडेंट को 729 होगा। ठीक है, 3 को ऐसे 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9, फिर 77, फिर 81, मतलब 4 पावर 81, 5 पावर 243, 6 पावर 729 एंड 7 पावर के लिए 729 को भी मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 7821। ठीक है, -2178, 2187, ये होगा आंसर किसका, T8 का, 8th टर्म का, बराबर। तो ये हो गया 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म। ओके, क्वेश्चन 5 में क्या है देखो, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, मतलब ये 2√2 4 इज 128, मतलब ये 128 कौन सा टर्म है भाई, है ना, 128 कौन सा टर्म है। तो ये फर्स्ट ए देखते चलो, ए जिसमें 128 टर्म कौन सा है वो पूछा है, तो से हमको पता क्या है भाई, तो a इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म a है विच इज 2 एंड रेशियो तो T2/T1 करके रेशियो फाइंड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये 2√2/2, मतलब रेशियो मिल गया मुझे √2। ठीक है, अब 128 मतलब मैं समझ लो उसको nth टर्म 128 है ना, अब n फाइंड करना है ना, nth टर्म 128 है तो 128 इसके अंदर है, बट वो कौन सा टर्म है वो फाइंड करना है, मतलब n फाइंड करना है ना। तो n टर्म का फॉर्मूला क्या है भाई, a r रेस टू n-1 इक्वल टू 128, सबकी वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू क्या थी भाई 2, r की वैल्यू क्या है √2 रेस टू n-1 इक्वल टू 128, हैंस √2 रेस टू n-1 इक्वल टू 128/2 64। ठीक है, चलो √2 रेस टू n इंटू √2 रेस टू -1 दैट इज 64 इक्वल टू 64। अब अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं और इसको ट्राई करते कन्वर्ट करते हैं पहले तो 2 के पावर में, 2 रेस टू क्या हो जाएगा ये 6। ठीक है, और ये 2 रेस टू 1/2 करके लिखते हैं, 2 रेस टू 6, तो ये 2 रेस टू n-1/2 ऐसा भी लिख सकते हैं हम, दैट इज इक्वल टू 2 रेस टू 6। नाउ यू कैन सी ये दोनों जगह पे अंदर 2 है तो पावर को कंपेयर किया जाए, पावर को कंपेयर करेंगे तो n-1/2 इक्वल टू 6, हैंस n इक्वल टू 6 to the 12 + 1 दैट इज 13। ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, ए का कैसे किया हमने, इस √2 को 2 में कन्वर्ट करके, यहाँ पे भी 2 में कन्वर्ट करके, दोनों के बेस सिमिलर बना के फिर पावर को कंपेयर कर दिया। ओके, बी में क्या करना है देखो, अगेन पहले a फाइंड करो विच इज √3 एंड रेशियो r इक्वल टू क्या है भाई, रेशियो r इक्वल टू T2/T1 मतलब 3/√3 विच इज √3। ठीक है, अगेन फॉर्मूला वही Tnth इक्वल टू वो 729। ठीक है, Tnth मतलब a r रेस टू n-1 इक्वल टू 729, a की वैल्यू है √3 इंटू r मतलब r भी √3 है, रेस टू n-1 इक्वल टू 729। तो इस 729 को मैं पहले कन्वर्ट कर देता हूं, 3 रेस टू कितना होगा ये 5 नहीं 6 सॉरी 3 रेस टू 6, वही थोड़ी देर पहले ही देखा ना। और यहाँ पे ये हो जाएगा √3 रेस टू n-1, ये 1 पावर है तो देखो 1 एंड n-1 का एडिशन करेंगे, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा, दैट इज इक्वल टू 3 रेस टू 6।
ठीक है। √3 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1/2 पावर लिख लिया और ये 1/2 पावर n को दे दिया, तो ये हो गया n/2 इक्वल टू 3�6। हैंस अगर पावर बेस सिमिलर है तो पावर को कंपेयर किया जाए, अगर पावर को कंपेयर करोगे यू विल गेट n/2 इक्वल टू 6, हैंस n इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हो गया बी का आंसर। अब सी का आंसर बनाते हैं, 1/3, 1/9, 1/27। सी के आंसर में ए क्या हो गया, 1/3 एंड रेशियो इज T2/T1। T2 क्या था, 1/9/1/3 है ना, सेकंड टर्म 1/9/1/3। ओके, तो ये हो जाएगा 3/9, so that is 1/3। okay, now what I need to find, nth टर्म का फॉर्मूला, मतलब nth टर्म का आंसर दे दिया है 1/19683। ओके, 1/19683। ठीक है, चलो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो AR⁻n-1 के हिसाब से, अच्छा ये 19683 को मैं 3 के पावर में मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, बराबर। तो अगर चाहो तो कोशिश कर सकते हैं, पहले तो इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, देखो 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 1 6 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18, हाँ 6561 इंटू 3 है ये, बराबर। धीरे धीरे हम 6561 को भी तोड़ेंगे और 3 में कन्वर्ट करेंगे और 3 में करेंगे, और जहाँ से हमको पता चले वहाँ से फिर हम देख लेंगे क्या होगा। और ये a क्या है, तो a है 1/3, r क्या है, तो r भी 1/3 है, दोनों की वैल्यू 1/3 है, कोई बात नहीं, चलो 1/3 रेज़ टू n-1 इक्वल टू, और एक बार इसको तोड़ते हैं चलो 3 से, तो 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3 बचे 2, 3 4 जा नहीं, 3 4 जा नहीं, 3 8 जा 24 बचा 2, हाँ ओके। तो ये अगेन 3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है ना, 2187 इंटू 3 मतलब 3 स्क्वायर। अब 2187 तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हमने, क्या था वो, 3 का पावर 7 था, है ना। 729 को अगर और मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 3⁶ को और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे यहाँ पे देखा था यार 2187 मतलब 3�7 होता है ये, ठीक है, 3�7। सो ये पता चल गया 3�7 है, तो 3�7 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 3�9, बराबर। और यहाँ पे क्या है भाई, तो 1/3 का पावर n माइनस ये 1 पहले था, आगे में पीछे n-1 पावर का एडिशन कर दिया 1 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/3 रेज़ टू n, ठीक है ना भाई। तो 1/3 रेज़ टू n इक्वल टू 1/3 रेज़ टू 9, हेंस n इक्वल टू 9। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन 5 भी हमारा खत्म हो गया। अब क्वेश्चन 6 से मेरे ख्याल से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम करते हैं। टिल दैट टाइम आप ट्राई करो कितने क्वेश्चन, अगर आप चाहो तो क्वेश्चन 6 7 8 9 10 ये सब कुछ ट्राई कर सकते हो, बराबर। 11 नंबर को ठीक है रहने दो, अगेन 12 13 14 ये आगे ट्राई कर सकते हो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट। अगर कुछ समझ में आ रहा है, अगर जीपी की सीरीज आपने देख, जीपी के जो बेसिक थियरम जो थे वो समझ लिए, और इस क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आप ट्राई कर सकते हो आगे वाले सब क्वेश्चन में। मीनवाइल आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, तो एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल नंबर 9 खत्म कर देना क्योंकि इस तरह का एग्जाम्पल हमने देख लिया है। फिर ये भी खत्म कर देना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, ये nth टर्म दिया है और हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, अभी थोड़ी देर पहले देखा है, तो इसको भी खत्म कर देना। फिर आई थिंक एग्जाम्पल 11 भी होना चाहिए आपसे, तो ये 3 एग्जाम्पल देख लेना। यहाँ से तो एडिशन का आ गया सब कुछ, तो एडिशन से तो मेरे ख्याल से आपको पता नहीं चलेगा, और यहाँ से भी ये भी एडिशन है, ठीक है। मतलब ये 3 क्वेश्चन खत्म करना, 3 एग्जाम्पल, ओके, 3 एग्जाम्पल खत्म करना, और एक्सरसाइज में जहाँ पे आपको पता चल रहा है वो सभी क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।